सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के सारे सवाल जो हमसे पूछे गए थे जेईई एडवांस्ड 2016 में। यस और आप देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा था। उस वक्त 7 क्वेश्चंस आपसे आए थे इस टॉपिक से और 23 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस था, राइट। और जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसके अलावा हमने जितना भी यहाँ पे कंटेंट जेईई एडवांस रिलेटेड, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हो, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ज़रूर से चाहिए उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं अपने मॉडर्न फिजिक्स के सोल्यूशंस को। तो यहाँ आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस पूरे सेशन को देखने से पहले ज़रूर से, अगर किसी ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे मॉडर्न फिजिक्स का इन लेस देन 1 आवर एक रिवीजन वीडियो है, राइट। और उसको देखने के बाद आई कैन एश्योर यू कि 90% से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपका मॉडर्न फिजिक्स का, इवन एडवांस्ड लेवल का, आपसे ईजिली क्रैक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आप इस सवाल को देखिए। सवाल में आपसे बोलता है हाईली एक्साइटेड स्टेट्स फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ऑल्सो कॉल्ड रिडबर्ग स्टेट्स विद न्यूक्लियर चार्ज ZE आर डिफाइंड बाय देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। जहां पे हमको कहता है कि n इज मच मच मोर देन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो हमको बताना इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब इस सवाल को करने के लिए आपको ये रिलेशंस पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट का इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है nth ऑर्बिट का, राइट। ये तीनों मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। तो हमें यहाँ पे ये 0.529 या फिर कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो चाहिए रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन हमसे कहता है रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स डज नॉट डिपेंड ऑन z। तो सबसे पहली बात, ये रिलेटिव चेंज इन रेडियाई, इसका क्या मतलब है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, सो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव चेंज। सो दैट इज योर डेल्टा आर बाई आर, राइट, चेंज अपॉन ओरिजिनल। और हमसे कहता है ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स, यानी कि अगर एक ऑर्बिटल आपने nth ऑर्बिटल लिया है तो उसका अगला आप ले सकते हो n+1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका Rn है दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर n स्क्वायर, क्योंकि आपका जो 0.529 और z है वो तो आपका कांस्टेंट है। तो इन दोनों बातों पे तो आपका Rn डिपेंड करेगा नहीं, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है n स्क्वायर पे। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला ऑप्शन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन z, ये तो सही है, ठीक है। एनीवेज बट स्टिल लेट अस सॉल्व इट आउट, क्योंकि बी ऑप्शन में भी हमसे रिलेटिव चेंज इन रेडियाई ही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं डेल्टा आर बाई आर आपका कितना हो जाएगा। अब डेल्टा आर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा n+1 ऑर्बिटल वाला, राइट। सो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल विच इज़ योर n। तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपका जो r है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर में देखिए, अगर आप इस स्क्वायर को खोल देंगे और फिर माइनस n स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से एक n स्क्वायर, यहाँ से एक n स्क्वायर कट जाएगा और आपके पास यहाँ पे अंदर में बचने वाला है 2n+1 होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब हमको सवाल में कहता है कि सर जो आपका n है वो मच मच मोर है 1 से, यानी कि जो आपका ये 2n+1 है, यहाँ पे हम इस 1 को इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 2n/n स्क्वायर। ऊपर वाला एक n, नीचे वाला स्क्वायर खत्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका रिलेटिव चेंज इन रेडियाई है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड दिस मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो ए और बी तो हमने चेक कर लिया, अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा एक बारी डी को, ठीक है। सी से पहले डी को चेक कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है। रिलेटिव चेंज इन द एंगुलर मोमेंटा ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल वेरीज एज 1/n। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटा है nth ऑर्बिट का दैट इज प्रोपोर्शनल टू n इटसेल्फ, h/2π तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा l/l होने वाला दैट इज इक्वल टू n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई n, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स की हमेशा बात की जा रही है, तो यहाँ से आपका n और n खत्म, ये आपका आ जाएगा 1/n। तो येस इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, राइट, 1/n। तो आप यहाँ पे डी को भी सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हम लोग सी की, रिलेटिव चेंज इन द एनर्जी ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एनर्जी है, आपका जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, 1/n
एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको अलग अलग कर दो, राइट। तो ये आपको हो जाने वाला है एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, सो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में आपका कितना आ जाएगा माइनस, ये आपका आने वाला है 2n प्लस 1, राइट। एन स्क्वायर आपका कट जाने वाला है डिवाइडेड बाई, और ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इटसेल्फ। अब आप यहाँ पे फिर से लगा दो क्या चीज़, तो वही वाला चीज़ अपना n इज़ मच मच मोर देन 1। अगर ऐसा है तो इस वाले 1 को आप यहाँ से इग्नोर कर दो और इस वाले 1 को भी आप ऊपर से इग्नोर कर दो, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 2n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और अगेन यू आर गेटिंग डेल्टा ई बाई ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन, राइट, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट आंसर। तो इस सवाल का 3 सही जवाब है ए, बी एंड डी, और ये आपको मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पूरा सवाल क्लियर रहा होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि जेईई एडवांस में भी किस लेवल का सवाल मॉडर्न फिजिक्स में पूछा जा सकता है। सवाल देखिए, अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इरेडिएटेड बाई अ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, ठीक है, टेकिंग Hc बाई ई एज दिस मच एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एज दिस मच, जो हमें पता रहता है। द नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रा इज व्हाट, राइट। सो हुआ क्या, बेसिकली आपके पास ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे आपको एक लाइट जिसका वेवलेंथ इतना है वो इंसिडेंट है, तो एनर्जी कितना इंसिडेंट है वो आप सॉल्व कर सकते हो Hc बाई लैम्डा। अब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो आपका इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट वाला, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा और कोई हायर स्टेट पे गया होगा, और जब वहाँ से वो दोबारा से डीएक्साइट हुआ होगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, राइट, कितना फॉर्म होता है या हो सकता है, उसका अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो भी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ होता है। तो हमें वही चीज़ पता करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा पता करना कि व्हाट इज दिस इंसिडेंट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोवोल्ट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। बात समझ में आ रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी चीज़ को E से डिवाइड कर दे तो मेरा जो आंसर निकलेगा वो हमको सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर निकल के आएगा। अभी ये आंसर जूल्स में था, इसको E से डिवाइड किया तो अब आपको आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और Hc बाई E हमको दे रखा है कि इतना ही लेना है, तो ले लो 1.237 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और जो लैम्डा है अपना, जो अपना लैम्डा है वो है अपना 970 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपको इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, ये आपको होने वाला है 12370, ये ऊपर जाएगा 4 इतना डिवाइडेड बाई 970 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आपको निकल के आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़िया है। तो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके, राइट, वो किस स्टेट में पहुंचा होगा, बात समझ में आ रहा है आपको। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस वन, बाकी सबको यहाँ से एक बार हटा देते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग। ओके, अगर आपको अब याद हो तो एनर्जी लेवल का वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अभी आपका इस स्टेट में है, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो किस स्टेट में पहुंचा होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस से, एनर्जी डिफरेंस से। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो -13.6 से वो चला गया होगा इस वाले पे, 4th लेवल पे, वो n इज इक्वल टू 4th पे ही गया होगा, क्योंकि आप जब ये -0.85 और -13.6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 12.75 निकल के आएगा, विच मीन्स वो 4th ऑर्बिट में गया था। अब यहाँ से जब वो डीएक्साइट होगा तो कितना आपको नंबर ऑफ लाइंस बनेगा, उसका हमारे पास टेक्निक होता है, दैट इज योर n इंटू n-1/2, ठीक है। सो 4 इंटू 4-1 विच इज़ योर 3 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ योर 6। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो 6 हो जाएगा,
ठीक है, आई होप आपको एकदम चीज़ें क्लियर है। आपको ध्यान में इस बात को रखना होगा कि 12.75 एनर्जी को जब वो एब्जॉर्ब किया होगा तो किस स्टेट पे पहुंचा होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 12.75 को इसके साथ ऐड करोगे तो आपको -0.85 ही बचेगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस अगेन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसका कैलकुलेशन भी ईजी है। इन अ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट, अ मेटल सरफेस वाज इरेडिएटेड विद अ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जीज वेर मेजर्ड अप्लाइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, सो बेसिकली मेरे पास अलग अलग इंसिडेंट वेवलेंथ के लिए अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है। होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, आपने कुछ यहाँ पे वेवलेंथ को इंसिडेंट कराया, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकलता किसी एनर्जी से, लेकिन उसको रोकने के लिए आप एक अपोजिट पोटेंशियल इस पे लगा देते हो, जिसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो जो इक्वेशन यहाँ पे मेरा बनता है दैट इज इंसिडेंट एनर्जी hc by lambda is equal to वर्क फंक्शन प्लस योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट, E into V where V is your stopping potential। तो ये मेरा इक्वेशन होता है। अब इसी इक्वेशन को आपको 2 बार लिखना है। आपके पास हालांकि यहाँ पे 3 डेटा है, आप कोई भी 2 डेटा को यहाँ पे पुट करके 2 इक्वेशन बनाएंगे एंड यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, तो हमको यहाँ पे निकालना है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमें h की वैल्यू पता करनी है। तो हमने अभी क्या बोला, लेट अस यूज दैट इक्वेशन, hc by lambda is equal to वर्क फंक्शन E into प्लस E into V। तो अगर आप पहला इक्वेशन लिखे, राइट, तो h हमको निकालना है c अपॉन लैम्डा 1, है ना। इसको बोल देते हैं लैम्डा 1 और इसको बोल दो लैम्डा 2। आप कोई भी 2 डेटा यहाँ पे ले सकते थे, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं, आपको आंसर हमेशा सेम आएगा। hc by lambda 1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, वो तो सेम ही रहने वाला है, प्लस E इंटू V1, यानी कि ये आपका V1 बोल देंगे और इसको हम लोग V2 ले लेंगे। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा आपको बनेगा hc by lambda 2 इज इक्वल टू 5 प्लस E इंटू V2, ये आपको हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा hc ब्रैकेट 1 by lambda 1 माइनस 1 by lambda 2 इज इक्वल टू E इंटू V1 माइनस V2। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट, सो दिस इज इक्वल टू E इंटू V1 माइनस V2 होल डिवाइडेड बाई C 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2। सही है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, E की वैल्यू हमको दे रखी है, दिस इज योर 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, राइट, मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2, सो 2 माइनस 1 तो आपको 1 ही हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट। अच्छा, ब्रैकेट 1 बाई लैम्डा 1, सो 1 बाई 0.3 माइनस 1 बाई 0.4, और ये दोनों आपको देखिए माइक्रोमीटर्स में है, तो आपको डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर माइनस 6 भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ईजी कैलकुलेशन। 10 टू द पावर माइनस 6, राइट, ये इन दोनों को जब आप फाइनली ऊपर भेजोगे तो ये आपको बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14, और इसके साथ ये कंबाइन होके बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 33। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 होल डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आप जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 0.4 माइनस 0.3 यानी कि 0.1, और ऊपर चल जाएगा आपको 0.12, राइट। सो ये आपको कितना हो जाएगा, ये डेसिमल को आप उड़ा सकते हो, ये आपको हो जाने वाला है हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी अ 0.04। सो 0.04 मल्टीप्लाइड बाई योर 16। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अगर सिर्फ 4 होता आपका तो ये आपको हो जाता 64, यानी 0.64, तो ये आपको हो जाएगा 6.4 10 टू द पावर माइनस 34। सो ये आपका आंसर आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये आपको प्रिसाइज आंसर आया है बिना किसी अप्रॉक्सीमेशन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल आपका आ गया रेडियो एक्टिविटी से, एंड अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एन एक्सीडेंट इन अ न्यूक्लियर लैबोरेटरी रिजल्टेड इन डिपोजिशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल ऑफ हाफ लाइफ 18 डेज इनसाइड द लैबोरेटरी। सो बेसिकली आपके पास एक लैबोरेटरी है, वहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, और वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, और उस एलिमेंट का जो हाफ लाइफ है वो आपको 18 दिन बोल रखा है, 18 days. Now, test has revealed that the radiation was 64 times more than the permissible level required for safe operation of laboratory. अब यही सेंटेंस में बेसिकली पूरा सवाल का सोल्यूशन छिपा हुआ है।
समझिएगा, मान लीजिए ये आपका जो लैबोरेटरी है, ये आपका लैबोरेटरी है और इसमें अभी वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका N0 अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। हमसे बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा है इस समय, इट इज़ नॉट सेफ टू वर्क ओवर देयर, वाई, बिकॉज इट इज़ 64 टाइम्स मोर दैन द परमिसिबल लेवल, 64 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द परमिसिबल लेवल। अगर हमने ये बोला कि जनाब जो परमिसिबल लेवल है वो NP है, राइट, सो हमको दे रखा है जो N0 है, अभी जो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो 64 टाइम्स है परमिसिबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई के, ठीक है, बढ़िया है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच द लैबोरेटरी कैन बी कंसिडर्ड सेफ फॉर यूज। तो अभी तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अभी यहाँ पे N0 अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई है, हम चाहते हैं कि वो डीके हो के कितना हो जाए, NP अमाउंट हो जाए, NP अमाउंट हो जाए। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज याद होना ज़रूरी है। हमारे पास n इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस, एक तो आपका लैम्डा टी इक्वेशन होता है और एक हाफ लाइफ के टर्म्स में डायरेक्ट एक इक्वेशन होता है, राइट, n इज इक्वल टू N0 2 टू द पावर माइनस t अपॉन हाफ लाइफ, और t आपको हो जाएगा टाइम जो आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला हमारे उस रिविजन वीडियोस में है, तो ज़रूर से देखिए, आपका मोर देन 90 to 95% क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास शुरुआत में N0 है और हम क्या चाहते हैं, कितना बचे, हम चाहते हैं कि भैया NP बचना चाहिए जो परमिसिबल अमाउंट है, और NP की वैल्यू क्या हमको दिख रहा है कि N0 बाई 64 होना चाहिए। हाँ जी सर, तो लिखो ना N0 बाई 64, N0 2 टू द पावर माइनस t बाई t हाफ लाइफ। तो आप देख सकते हो आपका N0 से N0 खत्म, 64 जब ये ऊपर जाएगा तो 64 पावर माइनस 1 यानी कि 2 टू द पावर माइनस 6 हो रहा है, 2 टू द पावर माइनस t बाई t हाफ हो रहा है। तो आपको दिख सकता है कि यहाँ पे 6 जो है वो आपको हो जाएगा t अपॉन t हाफ लाइफ, यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है वो हाफ लाइफ विच इज़ योर 18 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये आपको हो जाएगा 108 दिन। सो खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं ना, ये सवाल आपको बिल्कुल जेईई मेंस जैसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 सवाल देखिए। सवाल में आपसे कहता है, ये सवाल आपको हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सवाल में हमसे कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा pH फॉल्स ऑन अ कैथोड प्लेट इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कैथोड प्लेट हो गया है और यहाँ पे आपको इंसिडेंट लाइट है, ये लाइट इस पे आएगा, ठीक है, राइट, इसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से निकलेगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल सकता है, अगर आपका जो ये एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आप देख सकते हैं बैटरी किस तरीके से लगाया गया है, बैटरी किस तरीके से लगाया गया है, ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्सेलरेट होगा फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और भी एनर्जी गेन करेगा, बढ़िया है। अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज मेंटेन्ड between the electrodes if the minimum de Broglie wavelength of the electron passing through the anode is lambda e। lambda e हमको कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है तो जो मिनिमम वेवलेंथ है दैट इज़ lambda e, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उस समय मैक्सिमम रहा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो सबसे पहले हमें इस लैम्डा ई का है ना एक इक्वेशन जनरेट करना होगा विच इज़ वेरी इजी टू डू। आप देख सकते हैं लैम्डा pH, राइट, इंसिडेंट फोटोन है, इस प्लेट का वर्क फंक्शन आप 5 मान लो। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि जिस एनर्जी के साथ जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ अभी इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। और तो और यहाँ से लेके यहाँ तक, समझिए बात को, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हुआ है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, तो उसके पास अभी और एनर्जी आया जब वो यहाँ पहुँचा है। जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है तो अब जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है KE दैट इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई लैम्डा pH माइनस 5 प्लस EV ऑल्सो, और एनर्जी उसके पास ऐड हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे उसका एनर्जी KE है तो क्या हम उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हैं ना। आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू H अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम जो होता है वो आपको होता है √2m काइनेटिक एनर्जी।
और हमने तो सॉल्व किया है व्हाट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपका लैम्डा ई का एक बहुत सुंदर सा इक्वेशन आ जाता है, लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स एम, ये आपका हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा पी एच, राइट, -5 प्लस योर ई वी। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया लैम्डा ई का। अब आपको एक एक करके चेक करना है चीज़ों को। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कहता है ऑप्शन नंबर ए, लैम्डा ई इंक्रीजेस एट द सेम रेट एज लैम्डा पी एच फॉर लैम्डा पी एच लेस दैन एच सी बाई 5। तो पहली बात ये एच सी बाई 5 यहाँ पे जो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इसको देख के घबराना नहीं है। ये आपको है क्या बेसिकली, ये आपको क्या है, आप ध्यान से अगर देखें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए तो ये आपको होने वाला है 5 इज़ लेस दैन एच सी अपॉन लैम्डा पी एच। तो आपसे कह रहा है कि आपका जो इंसिडेंट एनर्जी वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्री हो चुका है यहाँ से, ठीक है, बस इतना ही बोल रहा है। सो हमसे कहता है कि अगर ये कंडीशन है, राइट, तो लैम्डा ई इंक्रीजेस एट द सेम रेट एज लैम्डा पी एच। अब अगर दोनों सेम रेट से इंक्रीज हो, यानी कि जिस रेट से लैम्डा पी एच इंक्रीज हो उसी रेट से लैम्डा ई इंक्रीज हो, तो उसके लिए रिलेशन जो होना चाहिए उनके बीच में वो कुछ इस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, ताकि जिस रेट से ये इंक्रीज हो, आप जब डिफ्रेंशिएट करो, सो डी लैम्डा ई बाई डी टी शुड बी इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू डी लैम्डा पी एच बाई डी टी। लेकिन यहाँ ऐसा है क्या, आप देखो अंडर रूट के अंदर है आपका ये लैम्डा पी एच, तो ये सेम रेट वाला इंक्रीमेंट तो नहीं आने वाला है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, लैम्डा ई इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ्ड इफ डी इज डबल्ड। आप इस पूरे इक्वेशन में देखो कहीं पे भी डी है क्या, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता है कुछ भी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। लैम्डा ई डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फाई एंड लैम्डा पी एच। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने इस फाई को बढ़ाया, अगर इस फाई को बढ़ाया तो ये यहाँ पे माइनस साइन है, अगर आप फाई को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर आपका घटेगा, विच मीन्स लैम्डा ई आपका इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम अगर आपने लैम्डा पी एच को इंक्रीज किया, स्टिल आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, विच मीन्स आपका लैम्डा ई इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि आपका एक ही ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन डी, लेकिन उसको भी एक बार चेक कर लेना है, और इसी को चेक करने में थोड़ा सा तकलीफ आता है। क्या बोलता हूँ यहाँ पे, फॉर अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपका V जो है दैट इज़ मच मच मोर देन 5/E, यानी कि आप कह सकते हो ना कि अगर आपका V जो है वो अगर बहुत बड़ा है 5/E से, E को लेफ्ट साइड अगर आप ले आओ तो आप बोल सकते हो ना EV इज़ मच मच मोर देन 5, राइट। इसका मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन में 5 को तो इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सपोज कीजिए 5 को हटा दिया, आपने 5 को हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ना, ये जो इक्वेशंस होते हैं यहाँ पे आपको ये 5 हो गया, इवन एच सी बाई लैम्डा पी एच, ये सब आजू बाजू वाले ही टर्म्स होते हैं, दे आर कंपेरेबल वैल्यूज़, राइट। तो अगर आपका ई वी 5 से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप ये बात समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि आपका जो ये ई वी होने वाला है वो एच सी बाई लैम्डा पी एच से भी बहुत बड़ा होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं आपका जो एच होता है वो आपको -34 के ऑर्डर का है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सी लैम्डा उसके आसपास भी नहीं भटकने वाला। सो आपका EV अगर 5 से बहुत बड़ा है तो एच सी बाई लैम्डा पी एच से भी बहुत बड़ा होगा। सो आप इसको भी इस इक्वेशन से इग्नोर कर सकते हो, और आप देख सकते हैं आपका जो लैम्डा E आने वाला है दैट इज इक्वल टू H अपॉन √2mEV, यानी कि लैम्डा E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। और अब आप इसको देख सकते हैं कि लैम्डा E इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ्ड, अप्रॉक्सीमेटली है यहाँ पे वर्ड, ठीक है। इफ़ V इज़ मेड 4 टाइम्स, तो अगर आपने V को 4 टाइम्स किया है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, विच मीन्स लैम्डा E आपका हाफ हुआ है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, तो ये सवाल आपका आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स से। द आइसोटोप्स 12B5 हैविंग अ मास ऑफ इतना अंडरगोस बीटा डिके टू दिस मच, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको बीटा डिके है, और बीटा डिके में भी कौन सा वाला है, तो आपको ये बीटा माइनस डिके है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आपका यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपका 6 है। सो बेसिकली यू आर हैविंग 12B5 कन्वर्टिंग इनटू 12C6 प्लस योर बीटा माइनस, ठीक है। अच्छा,
Now 12C6 has an excited state of nucleus this much at 4.041 mega electrovolt above its ground state. Ground state कहने का मतलब है कि अगर 12C6 को आपने 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, C स्टार स्टेट में वो चला जाएगा, ठीक है। Now if 12B5 decays to this much, the maximum kinetic energy of the beta particle in units of mega electron volt is how much? बढ़िया है। तो हमसे कहता है कि ये जब आपको डीके हुआ है तो वो इसी स्टेट में ही चला गया डायरेक्टली, समझिएगा बात को, वो इस स्टेट में चला गया है। सबसे पहले हमें निकालना होगा कि आपको जब ये डीके हुआ है, जब ये आपको ये 12B5 12C6 में कन्वर्ट होता है तो कितना आपको एनर्जी रिलीज होता है। सो दैट एनर्जी इज इक्वल टू योर मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर। मास डिफेक्ट में आप क्या क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे व्हाट, आप यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ दिस बोरॉन विच इज़ योर 12.014। सो दिस इज़ योर 12.014 माइनस कार्बन का, और कार्बन का क्या होता है मास 12U, वैसे ही आपका ये डिफाइंड होता है, दिस इज़ योर 12 इंटू C स्क्वायर। अब आप समझिएगा ये आपको हो गया है 0.014 मल्टीप्लाइड बाई, और ये आपका अभी यूनिट U में है, हमको कहता है कि 1U इज इक्वल टू 931.931, लेट मी राइट इट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर, और बाहर में ऑलरेडी आपके पास एक C स्क्वायर है, तो आपका ये दोनों खत्म और आपको एनर्जी यहाँ पे आने वाला है सीधा सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे निकल के आएगा 13.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतना एनर्जी आपको रिलीज हुआ, ठीक है। हमसे सवाल में क्या पूछता है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल, तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ, लेकिन इसमें से 4.041 कौन एब्जॉर्ब कर लिया होगा, कार्बन एब्जॉर्ब करके उस एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, और जो बाकी बचा हुआ एनर्जी होगा वो आपको मिलेगा इस बीटा पार्टिकल को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है ऑफ दैट बीटा पार्टिकल, आई एम गोइंग टू से 13.041 माइनस 4.041 विच इज नथिंग बट योर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सवाल का सही जवाब है, इंटीजर टाइप था तो इसका आंसर हो गया सिंपली 9, ठीक है। चलिए लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम योर न्यूक्लियर फिजिक्स। ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, आपको इसको प्रैक्टिस करके ही अपना स्पीड बढ़ाना होगा ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड ऑल। तो सवाल में हमसे कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ Z प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस R इज गिवन बाय इतना, ठीक है। Z आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दे दिया गया है, राइट। द मेजर्ड मासेस ऑफ न्यूट्रॉन 1H1, सो बेसिकली ये आपको प्रोटॉन का मास देने वाला है। सो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, this is nitrogen, oxygen are this and this respectively. Given that the radii of both nitrogen and your oxygen are same, 1U इतना ले लेना है, E square upon 4 pi epsilon naught को हमको इतना लेने के लिए बोला जा रहा है। Assuming that the difference between the binding energies of this is purely due to the electrostatic energy, हमसे रेडियस पूछ रहा है, हमको कहता है जो आपका बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है इनके बीच का, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो बेसिकली हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, डिफरेंस इनके बीच का एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, और हम लोग उसको इक्वेट कर सकते हैं जैसा कि सवाल में कह रहा है विद द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी भी हमने डिस्कशन किया हुआ है रिविजन वीडियोस में, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बेसिकली अगर हमको निकालना हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लेट अस से नाइट्रोजन, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन आपका ये मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर ही होने वाला है। बेसिकली जब आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होके नाइट्रोजन बनाएगा, राइट, उसका न्यूक्लियस को फॉर्म करेगा, तब आपका कुछ एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका नाइट्रोजन का जो आपका न्यूक्लियस है, राइट, उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए कंप्लीटली कितना एनर्जी उसको देना पड़ेगा, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी, राइट। सो बाइंडिंग एनर्जी का जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होने वाला, दैट इज द मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर, और मास डिफेक्ट में क्या होने वाला है यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, राइट, प्लस ये आपको
यहाँ पे हो जाएगा A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, सो यहाँ पे z की जगह क्या लिखोगे 7 और A माइनस जेड की जगह 15 माइनस 7 विच इज़ योर 8। तो एक काम करते हैं ना, सीधे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन अगर हमको लिखना होगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे आपका 8 है एटॉमिक नंबर, प्लस 15 माइनस 8 विच इज़ योर 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका हो गया मास डिफेक्ट, और इसको अगर c² और इसको c² से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जीज। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आने वाला है, राइट, जो डिफरेंस आने वाला है वो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा BE इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो c² तो कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट, राइट, 7p माइनस 8mp, ये माइनस mp, 8mn माइनस 7mn, ये आपको हो जाएगा mn, राइट, ये आपको हो जाने वाला है मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन, और ये आपको है, इसका जो यूनिट होने वाला है वो आपको U होगा। तो क्यों ना हम इसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन c² से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ योर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। तो आपका ये जो c² है, ये जो c² है वो ख़त्म हो जाने वाला है। आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। मास ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है, दिस वन, राइट, विच इज़ योर माइनस 1.007825। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज़ योर 1.008665, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन आपका ये लास्ट वाला है विच इज़ योर 15.003065, एंड माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ योर दिस वन, ये आपको हो जाएगा 15.000109। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 931.5, राइट। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। सॉल्विंग दिस विल गिव यू 3.5387 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आपका आ गया है बाइंडिंग एनर्जी। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया डिफरेंस इन द बाइंडिंग एनर्जीज, एंड दिस शुड बी इक्वल टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज। ठीक है, सो बेसिकली हम इस चीज़ को इक्वेट करने वाले 3.5387 को हम इक्वेट करेंगे। एक बारी हम एनर्जी लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए और एक बारी हम लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए, एंड z वैल्यू फॉर ऑक्सीजन इज़ 8, फॉर नाइट्रोजन इज़ 7। तो जब हम ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3/5 8 multiplied by 8 minus 1 which is your 7. This is your E square divided by 4 pi epsilon naught R minus 3/5 Z की जगह 7 पुट करेंगे तो ये आपको जगह 7 into 6 into E square divided by 4 pi epsilon naught R। R दोनों के लिए सेम है तो कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी योर 3.5387। यहाँ पे आप चाहो तो ना 3/5 कॉमन ले लो। इवन ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है 1.44 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट FM, राइट, और हमें यूनिट FM में ही लेके आना है। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख देंगे 1.44, राइट। सो बेसिकली ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने इससे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाई R ब्रैकेट 8756, 87 इज योर 56 माइनस 76 इज योर 42। ठीक है, तो यहाँ से आपका दिख रहा है ना, हमको निकालना है R। सो R इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.44 मल्टीप्लाइड बाई योर 14 डिवाइडेड बाई ये आपका यहाँ पे 5 है, दिस इज़ योर 3.5387। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको ऑप्शन नंबर C जो है वो आता हुआ दिख जाएगा 3.42 FM। सो यस, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट द कॉन्सेप्ट अप्लाइड इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। अपने को सिर्फ यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन, ये डिस्कशन समझ में आया और आपको मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा कि कितना हाई वेटेज टॉपिक है ये और कितना क्रैकेबल टॉपिक है ये। इजी है और आप इसको इजीली क्रैक भी कर सकते हो। चलिए, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते रहेंगे और वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।